हाय एवरीवन। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं पढ़ने के लिए? आप ना भी कहोगे तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा भाई। ठीक है, 12th बोर्ड है। इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि 12th बोर्ड के अलावा यदि मैं एनसीईआरटी की बात करूं दोस्तों, तो जेट, आईसीआर, सीयूईटी, जिसमें आजकल बीएचयू को जोड़ दिया गया है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, इन सभी में सबसे ज्यादा फोकस एनसीईआरटी पर रहना चाहिए। मतलब यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पुटअप होते हैं दोस्तों। आईसीआर की यदि मैं बात करूं तो आईसीआर के एग्जाम को एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, कंडक्ट करवाता है। अब जेड का पेपर देखें, 2021 का पेपर देख लीजिएगा, चाहे 2022 का पेपर देख लीजिएगा, एनसीईआरटी को पूरा पूरा फोकस कर रहा है। तो यदि आपकी एनसीईआरटी 12th की और 11th की क्लियर है दोस्तों, तो आप 12th के साथ भी जेड, आईसीआर, सीयूईटी मतलब बीएचयू को आप फाइट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो तैयार हो जाइए, स्टार्ट करते हैं। तिलहनी फसलों के बारे में अपन देख रहे थे। तिलहनी फसलों में आज अपन देखेंगे तारा मीरा। देखो दोस्तों, तारा मीरा को अपन कहते हैं रॉकेट क्रैश। यहां पर अपन देखते हैं कि तारा मीरा को क्या कहते हैं भाई, रॉकेट क्रैश क्रॉप। इरुका, इसका बोटनिकल नेम रहने वाला है यहाँ पर इरुका सेटाइवा। देखो दोस्तों, इसकी फैमिली ब्रेसिकेसी, जिसका दूसरा नाम है क्रूसीफेरी। दूसरा नाम क्या है भाई, क्रूसीफेरी। अब क्रूसीफेरी कुल में दोस्तों आपको पता है कि मूली भी आती है, ठीक है। इसके अलावा सरसों भी आती है, ठीक है भाई। सरसों आ गई, इसके अलावा मूली भी आती है। यदि इंपोर्टेंस की बात करें तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि यदि अपने को जलवायु के बारे में पता है कि भाई कौन सी फसल की जलवायु क्या है, कौन सी खरीफ की है, कौन सी रबी की है, तो तिलहनी फसलों का जो बेसिक है ना, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। इसके जो वीडियो है कंप्लीट, आप प्ले लिस्ट में आप जरूर देखें। तिलहनी फसलों का बेसिक मैंने बता रखा है, तो वहां पर आप देख सकते हैं कि कौन सी तिलहनी फसल रबी की है, कौन सी खरीफ की है। यदि ये थोड़ा सा आइडिया हो गया ना, तो यकीनन मान के चलना कि अपने 2 से 3 टॉपिक वहां पर क्लियर हो जाते हैं। समझ गए मेरी बात को? इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो भाई इस इंपॉर्टेंस का मतलब है महत्व। तारा मीरा का क्या महत्व है, इसके तेल का उपयोग किसमें करते हैं, फसल लगाए तो फायदा है कि नुकसान है। तो भाई यहाँ पर सीधी सी बात है कि यहाँ पर जो इसके बीजों से तेल प्राप्त होता है, उसको अपन एक तो खाने के काम में लेते हैं, प्रोडक्ट भी बनते हैं। इसकी जो खली होती है उसको अपन पशुओं को खिलाते हैं, ठीक है। क्योंकि खली को अपन तो खा नहीं सकते भाई, तो पशु खाएंगे, सीधी सी बात है। अपन तो तेल ही खा सकते हैं, तो सरसों की तरह इसका अपन उपयोग करते हैं। सरसों में तेल की बात करें तो 33% था, तो लगभग थोड़ा सा ज्यादा तारा मीरा में होता है। तारा की मीरा मतलब 35% इसमें ऑयल परसेंट होता है, ठीक है दोस्त। क्लाइमेट की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि रबी सीजन की क्रॉप है, तो रबी में ठंड पड़ती है। मतलब यहाँ पर क्लाइमेट कैसा रहने वाला है, समशीतोष्ण। शीत मतलब ठंडा। टेम्परेचर की बात करें तो आपको पता है कि भाई रबी सीजन में टेम्परेचर एवरेज रहता है 15 से 25 या 15 से 30 डिग्री सेल्सियस। मृदा की मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कुछ फसलों को छोड़कर सभी में मृदा के बारे में आप लिख सकते हैं कि बलुई, अच्छे जल निकास वाली बलुई दोमट मृदा। दोमट शब्द आते हैं दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि वहां पर पीएच 6.5 से 7.5 रहने वाला है। चलिएगा, वैरायटी के बारे में आपको मैं बताता हूं, तो फोकस आपका रहना चाहिए स्क्रीन पर। देखो यहाँ पर RTM वर्ड मिलेगा, तो राजस्थान, आर से राजस्थान, टी से तारा, और दोस्तों एम से मीरा। तो RTM रटने की आवश्यकता नहीं है भाई। आर से राजस्थान, टी से तारा और एम से मीरा, मतलब राजस्थान, तारा, मीरा। अब आगे संख्या आप लगा सकते हैं, चाहे 314 लगाओ, 2002 लगाओ, या फिर 150। ठीक है दोस्त, तो वैरायटी का काम फिनिश। बीज दर की बात करते हैं तो बाजरा, सरसों और तारा मीरा, तीनों की बीज दर इक्वल है दोस्तों, 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अब बीजों को उपचारित करेंगे तो भाई मैनकोजेब ले सकते हैं काम, बेसिकली ज्यादा कुछ है नहीं। बाकी ट्राइकोड्रामा भी आप 6 से 10 ग्राम इसमें काम में ले सकते हैं बुआई के समय। यदि रबी सीजन की क्रॉप है तो भाई अक्टूबर नवंबर में, यदि आपको डेट फिक्स भी नहीं रहती तो एवरेज आप कर सकते हैं। अक्टूबर नवंबर में रबी सीजन की क्रॉप का समय है, और खरीफ की बात करें तो जून जुलाई रहने वाला है, ठीक है भाई। RN2P की बात करते हैं तो ज्यादा डिस्टेंस नहीं होता, 45 सेंटीमीटर के आसपास, और 10 से 15 इसमें पौधे से पौधे की दूरी है भाई। यहां से आपके जेट आईसीआर में क्वेश्चन पूछ लेता है। खाद उर्वरक की बात करें तो भाई नाइट्रोजन 30 लेते हैं, तो यहाँ पर फॉस्फोरस थोड़ा कम लेते हैं, मतलब आधा। नाइट्रोजन से आधा हमेशा क्या लेते हैं, फॉस्फोरस लेते हैं, ठीक। लेकिन जिप्सम कंपलसरी है भाई। जिप्सम का मैंने आपको रीजन बता दिया, क्योंकि कैल्शियम काम करता है फलियों में बीज बनाने का,
सल्फर काम करता है उन बीजों में तेल की मात्रा को बढ़ाने का। तो जिप्सम कंपलसरी है दलहन और तिलहन दोनों में, ठीक। और वो सभी में आप 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से कर सकते हैं, रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इरिगेशन की बात करें तो इरिगेशन से रिलेटेड टॉपिक आता है अपना कौन सा, क्रांतिक अवस्था, क्रिटिकल स्टेज। तो भाई क्रांतिक अवस्था आपको इतना सा याद रखना है कि फलियां बनते समय और फूल आने से पहले, क्योंकि फूल आएगा और आपने उस समय यदि सिंचाई कर दी तो फूल क्या हो जाएंगे दोस्तों, वहां पर झड़ जाएंगे, ठीक। आगे चलते हैं अंतराकृषि। अंतराकृषि में मतलब आप निराई गुड़ाई करेंगे, खरपतवार को बाहर निकालेंगे। इसके अलावा खरपतवार यदि और आ गया है भाई साहब, बिना बुलाए हुआ मेहमान है, तो वहां पर आप फ्लू क्लोरेलिन यूज में ले सकते हैं। क्या यूज में ले सकते हैं, फ्लू क्लोरेलिन। कीटों की बात करें तो भाई मोइला, जिसको अपन एफिड के नाम से भी जानते हैं, यदि इसको भगाना है कि भाई साहब तेरा कोई काम नहीं, तो पैराथियन 2% को आप यूज में ले सकते हैं। रोगों की बात करें तो भाई झुलसा, जिसको कहते हैं इंग्लिश में ब्लाइट, दूसरा है तुलासिता, जिसको कहते हैं डाउन मिल्ड्यू, और एक आती है सफेद रोली। यदि तीनों को भगाना है तो मैनकोजेब काम में लेना पड़ेगा। मतलब झुलसा, तुला सीता, तू सीता को ला, क्योंकि वो सफेद है, रोली साथ में लेकर गई है, तो मैन को जब क्या बोल रही है, मैन का बोल रही है मैं उसके पीछे भगूंगी। क्यों भगूंगी भाई, झुलसा को भगाना है। इसके अलावा तू सीता को लाया है, इसलिए तू नहीं, मैं उसके पीछे भगूंगी। तो यहाँ पर मैन को जेब, मैन का जेब में केमिकल को लेके भाग रही है उसके पीछे कि नहीं सीता मैं तेरे को नहीं रहने दूंगी, भाई साहब तेरे को यहां से जाना पड़ेगा। कटाई मंडाई की बात करते हैं तो भाई आपको उपज की डायरेक्ट अपन बात करते हैं 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टर। एवरेज बात करें तो 20 धरती 4 किलोग्राम, उसके जस्ट डबल कर दो उपज। 20 4 किलोग्राम तेरा, जस्ट डबल उपज कर दो 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टर, ठीक है भाई। अब आ जाओ लास्ट क्रॉप है अलसी। अलसी को कहते हैं लाइन सीड। अलसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लाइन सीड। और बोटनिकल नेम है लाइनम यूसी टेटिसिमम, मतलब अलसी को लाइनों में लगाते हैं। अलसी है मतलब खूब सारे आलस्य आते हैं इसको, खूब सारे क्या आते हैं दोस्त, आलस्य आते हैं। अब आलस्य आते हैं तो इसको किस में लगाएंगे, लाइनों में, कि भाई तू लाइनों में लग जा, तेरे को बहुत ज्यादा आलस्य आते हैं, तेरे को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, लाइनों में लग जा। मतलब लाइनम यूसी टेटिसिमम, और वहीं से फैमिली निकल कर आ गई लाइनेसी, राइट। उत्पत्ति स्थान ऐसे अलसी और ऐसे अफगानिस्तान। ओरिजिन पहले से क्या था भाई, ऐसे अलसी और ऐसे अफगानिस्तान। इंपोर्टेंस की बात करें तो वही, इसकी मुख्य पहचान क्या है, बीजों से तो तेल प्राप्त करो और इसके तने से रेशा प्राप्त करो। तो तेल और रेशा दो चीज प्राप्त होगी, तेल और रेशा, ठीक है भाई। तेल परसेंट 33 से 47% रहता है। इसके अलावा इसके तेल का प्रयोग रंग, पेंट, वार्निश, साबुन, छपाई आदि के काम में आता है, ठीक है। अलसी सबसे अच्छी झालावाड़ में अच्छी होती है। इसके अलावा यहाँ पर कोटा टोंक देख सकते हैं। क्लाइमेट की बात करें तो वही वही रबी सीजन की क्रॉप है। रबी आते ही यहाँ पर समझ जाना ठंडी जलवायु, टेम्परेचर वही 25 से 30 एवरेज रहता है। मृदा की बात करें तो वही, रटने की आवश्यकता नहीं है दोस्त। अच्छे जल निकास वाली बलुई दोमट मृदा, दोमट शब्द आते ही आपको याद होना चाहिए, ठीक है। 6.5 से 7.5। वैरायटी का ध्यान रखना है भाई, वैरायटी कौन कौन सी है देखिएगा, RL 102 71, चंबल, जवार 23, सिखा, त्रिवेणी। त्रिवेणी सबसे इंपोर्टेंट वैरायटी इसकी। किरण, कार्तिक और जवार 17, जीवन, गौरव। याद कैसे रखोगे कि किरण और कार्तिक त्रिवेणी गए थे, किरण और कार्तिक त्रिवेणी गए थे क्योंकि उनके जीवन को क्या करना था, एक गौरवान्वित करना था, अच्छा बनाना था। क्योंकि उनकी शादी किससे होने वाली थी, शिखा से होने वाली थी। किसकी, गौरव की। गौरव की किससे होने वाली थी, शिखा से होने वाली थी। तो त्रिवेणी। अच्छा दूसरी टिक बना सकते हैं कि किरण और कार्तिक के भाई का नाम था गौरव। तीनों ने मिलकर प्लान बनाया कि गौरव के जीवन के बारे में सोचते हैं कि उनकी वाइफ का नाम है शिखा। चलेगा, त्रिवेणी मिलने के लिए चलते हैं शिखा से, क्योंकि वहां पर एक नदी भी बहती है, कौन सी, चंबल नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है भाई, चंबल नदी बहती है, ठीक है। बीजदर की बात करें तो वही 15 से 20 रहने वाली है यहाँ पर। इसके अलावा कार्बेंडाजिम आप काम में ले सकते हैं। आगे चलिएगा तो आगे देखिएगा यहाँ पर बुआई का समय यहाँ पर रहने वाला है दोस्त सितंबर से अक्टूबर के मध्य। और खाद उर्वरक की बात करें तो वही भाई यहाँ सब नाइट्रोजन 15 किलोग्राम रहता है। और एवरेज से अपन बात करें तो वही देखिएगा, गोबर की खाद 10 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से काम में ले सकते हैं, ओके। इरिगेशन की बात करें तो वही क्रांतिक अवस्था आती है, फलियां बनते समय और फूल आने से पहले। कीटों की बात करें यदि तो देखिएगा, कीट रहता है कटवर्म, वायर वर्म,
ये लगभग आप सभी में देख सकते हैं, कट वर्म और वायर वर्म। वर्म का मतलब होता है कीड़ा, राइट। रोग की बात करें तो गेरुआ, गेरुआ का मतलब होता है रस्ट, जिसमें रोली के समान इसमें लक्षण दिखाई देते हैं। सफेद रंग के धब्बे थोड़े थोड़े से इसमें पड़ जाते हैं, बाकी नारंगी रंग के भी होते हैं इसमें। यदि इसको भगाना है तो वहां पर आप कैप्टोन हेक्साकोनाजोल काम में ले सकते हैं। एक उक्टा रोग भी होता है। उक्टा वैसे चने का सबसे मुख्य रोग होता है, लेकिन उक्टा रोग का प्रभाव देखो अलसी में भी होता है, ठीक है भाई। फिर चुंडिलासिता, वही छाछा रोग आ गया। छाछा में क्या होता है कि छाछ, छाछ का रंग कैसा होता है, सफेद। छाछ का रंग कैसा होता है, सफेद। तो पत्तियों पर सफेद रंग के क्या पड़ जाते हैं, धब्बे, राइट। यदि इसको भगाना है तो आपको थायोफिनाइल काम में लेना पड़ेगा। ओके, उपज की बात करें तो यहाँ पर वही 10 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टर। तो दोस्तों ये थी तिलहनी फसलें। आगे अपन टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, वो है फॉडर क्रॉप, चारे वाली फसलों के बारे में अपन देखेंगे। तो दोस्तों आप लेक्चर को लास्ट तक देखें, उसके लिए थैंक यू। और अपने इस क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे चारे वाली फसल के साथ। ओके, बाय।